नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के नए लेबर कोड्स के बारे में, जो देश में कामकाज के तरीके को पूरी तरह से बदलने का वादा करते हैं। तो चलिए इस सरकारी दस्तावेज की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि ये बदलाव असल में हैं क्या। इसका शीर्षक है नए भारत के लिए नया लेबर कोड। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बदलाव कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है। भारत की जो वर्कफोर्स है, मतलब संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों को मिला दें तो ये संख्या 50 करोड़ से भी ज़्यादा है। ज़रा सोचिए, 50 करोड़ लोग, ये वाकई एक बहुत बड़ी संख्या है और ये सुधार सीधे सीधे इतने लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं। और इसमें भी एक बहुत अहम बात है, इन 50 करोड़ लोगों में से लगभग 90% लोग असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक एक बहुत बड़ी आबादी, एक बहुत बड़ा हिस्सा कानूनी सुरक्षा के दायरे से लगभग बाहर था। इन नए कोड्स का एक बड़ा मकसद इसी फासले को पाटना है। तो आज हम इन 5 हिस्सों में से समझेंगे। पहले देखेंगे कि कानूनों का पुराना जाल कैसा था, फिर समझेंगे कि कैसे 29 कानूनों को 4 कोड्स में बदला गया, इससे मजदूरों और बिजनेस के लिए क्या नया है, और आखिर में इन सुधारों के पीछे की बड़ी सोच क्या है। तो चलिए पहले सेक्शन से ही शुरू करते हैं, कानूनों का वो उलझा हुआ जाल। आखिर इन सुधारों की जरूरत पड़ी ही क्यों? इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से पुरानी व्यवस्था कानूनों का एक जाल थी, और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कुछ कानून तो ब्रिटिश राज के जमाने के थे, जो आज के दौर में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते थे। ये उलझने वर्कर्स और कंपनियां दोनों के लिए एक बड़ा सिरदर्द थी। वैसे ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं है, इसकी कहानी काफी पुरानी है। देखिए, 2002 में ही दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने कहा था कि इन कानूनों को एक साथ लाना चाहिए। फिर 2014 में श्रमेव जयते योजना के साथ इस काम में तेजी आई, और आखिरकार 2020 में 29 अलग-अलग कानूनों को 4 कोड्स में बदल दिया गया। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, जो इन सुधारों का कह सकते हैं दिल है। 29 कानूनों से 4 कोड तक का ये सफर। जरा सोचिए, पहले 29 अलग अलग केंद्रीय कानून थे। हर एक के अपने नियम, अपनी परिभाषाएं, अपनी प्रक्रियाएं। मतलब ये अपने आप में एक पूरी भूल भुलैया थी। तो इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए इन सभी को एक साथ लाया गया और बदल दिया गया सिर्फ 4 सिंपल कोड्स में। जी हाँ, 29 से सीधे 4। यही इन सुधारों का सबसे बड़ा मकसद है, चीजों को आसान और साफ बनाना। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि ये हुआ कैसे। देखिए, वेतन यानी सैलरी से जुड़े 4 कानूनों को मिलाकर बना दिया द वेज कोड। सोशल सिक्योरिटी से जुड़े 9 कानूनों को एक करके बनाया द सोशल सिक्योरिटी कोड। काम की जगह पर सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े 13 कानून बन गए द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड, और औद्योगिक संबंधों से जुड़े 3 कानूनों को मिलाकर बनाया द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इन सब बदलावों से मजदूरों को क्या मिला? चलिए देखते हैं हमारे तीसरे सेक्शन में, श्रमिकों के लिए नए अधिकार। सबसे बड़े और अहम बदलावों में से एक है यूनिवर्सल मिनिमम वेज। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि पहली बार देश के सभी 50 करोड़ कामगारों को, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, एक न्यूनतम मजदूरी की गारंटी मिलेगी, और इसके हर 5 साल में समीक्षा भी की जाएगी। ये स्लाइड दिखाती है कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा कैसे बढ़ा। एक तरफ ईपीएफओ यानी प्रोविडेंट फंड का फायदा अब असंगठित क्षेत्र के लोगों तक भी पहुंचाया गया है, और दूसरी तरफ ईएसआईसी यानी हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ अब पूरे भारत में दिया जाएगा, जिसमें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी शामिल करने की बात कही गई है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसके अलावा भी कई बड़े अधिकार दिए गए हैं। जैसे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को अब सोशल सिक्योरिटी का फायदा मिलेगा, महिलाओं को उनकी सहमति और पूरी सुरक्षा के साथ रात में काम करने का अधिकार दिया गया है। पेड मटर्निटी लीव को 12 हफ्तों से बढ़ाकर सीधे 26 हफ्ते कर दिया गया है। प्रवासी मजदूरों के लिए साल में एक बार घर जाने के लिए यात्रा भत्ता, और सभी के लिए मुफ्त सालाना हेल्थ चेकअप को भी अनिवार्य किया गया है। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। सेक्शन 4 है व्यापार के लिए नए नियम, और इसका लक्ष्य है कारोबार करने की प्रक्रिया को आसान बनाना। ये टेबल पुरानी और नई व्यवस्था का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, पहले जहां ढेरों रजिस्ट्रेशंस और लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, अब वहां सिर्फ एक ही काफी है। कई सारे फॉर्म्स भरने की जगह अब बस एक रिटर्न फाइल करना होगा। इंस्पेक्टर राज की जगह अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का कॉन्सेप्ट लाया गया है।
और लाल फीताशाही को कम करने के लिए वेब बेस्ड इंस्पेक्शन और मामलों को जल्दी सुलझाने के लिए ट्राइब्यूनल की व्यवस्था की गई है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान में भी कहा गया है कि इन सुधारों का एक बड़ा मकसद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है, ताकि कंप्लायंस का बोझ कम हो, लाल फीताशाही घटे और उद्योगों को ताकत मिले। चलिए अब आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, श्रम के लिए एक नई सोच। क्योंकि ये सिर्फ कानून में फेरबदल नहीं है, इनके पीछे एक पूरी सोच है, एक फिलॉसफी है। इस नई सोच की झलक मिलती है सत्यमेव जयते से श्रमेव जयते के नारे में। इसका मतलब है श्रम की ही विजय हो। इस सोच के तहत कामगारों को राष्ट्र निर्माता का दर्जा दिया गया है। और इसके पीछे की मूल भावना यह है कि अब उस सोच से बाहर निकलना होगा जहां उद्योग और श्रमिक एक दूसरे के विरोधी माने जाते थे। जोर इस बात पर है कि एक ऐसा मैकेनिज्म बने जहां दोनों को बराबर फायदा हो और दोनों मिलकर आगे बढ़े। इसकी जगह मालिक और कर्मचारी के बीच एक ऐसे रिश्ते की बात की गई है जो पारिवारिक भावनाओं पर टिका हो। और प्रधानमंत्री का ये आखिरी कोट इस पूरी सोच को शायद सबसे बेहतर तरीके से सामने रखता है। अगर मजदूर का दुख मालिक की रातें खराब करने लगे, ऐसी पारिवारिक भावनाएं पैदा होने पर विकास की यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। तो जैसा कि इस दस्तावेज में कहा गया है, ये सिर्फ कानूनों का बदलाव नहीं है, बल्कि ये कानूनों के एक उलझे हुए जाल से एक नए सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट की तरफ एक कदम है। अब सवाल ये उठता है कि ये नई नींव भारत के भविष्य के लिए क्या मायने रख सकती है।